नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू ससुर के मुंह पर थप्पड़ मारती रही और ससुर हाथ जोड़े रहम की भीख मांगता रहा। अचानक बहू के गाल पर पड़े जोरदार तमाचे से बहू को दिन में तारे नजर आ गए, क्योंकि वो तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अरे सुनिए ना, देखना रसोई में किस तरह की आवाज़ आ रही है। मुझे तो लगता है तुम्हारा बुड्ढा फिर रसोई में कुछ खाने का ढूंढ रहा होगा। बुड्ढे को रात में भी चैन नहीं है। काजल बहुत ही गुस्से में मुंह बनाती हुई अपने पति से बोलती है, अगर आज बुड्ढा रसोई में मिला तो देखना आज उसका क्या हाल करता हूँ। काजल की बात सुनकर उसका पति भी गुस्से में बोलता है और इतना बोलकर दोनों पति पत्नी रसोई की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद, मत मार बेटा, इन बुढ़े हड्डियों पर जरा सा तो तरस खा, मैं तेरा पिता हूँ। अशोक जी गिड़गिड़ाते हुए बोले, पिता है तभी सिर्फ मार कर छोड़ देता हूँ, जो कोई और होते तो कब का जहर दे देता। स्वयं ने कहा, बेटा मेरी गलती क्या थी? बहू ने सुबह से कुछ खाने को नहीं दिया तो फिर क्या करता? भूख जोरों की लगी थी। खाना ढूंढने रसोई में गया तो वहाँ मुझे सिर्फ थोड़ी सी तेरी बची और छोड़ी हुई सब्जी दिखी, जिसे मैंने मुरमुरे के साथ खा लिया। अशोक जी ने रोते हुए कहा, सुनिए जी, इन्हें यूँ करने से कुछ नहीं होगा। मार खाते खाते ये ढीठ बन गई है। इन्हें जो मन करता है वह करते हैं, क्योंकि इनको पता ही है ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको मारेंगे और क्या होगा। काजल ने कहा, तो फिर और क्या करूं जिससे यह सुधर जाए? स्वयं ने कहा, इन्हें बिना कपड़ों के बाहर आंगन में छोड़ दीजिए और साथ में खाना पीना बिल्कुल बंद। देखिएगा कैसे रास्ते पर आते हैं। काजल ने कहा, ठीक कह रही हो काजल, इस ठंड में बिना कपड़ों के रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। स्वयं ने कहा। फिर स्वयं जबरदस्ती अशोक जी के कपड़े खोलने लगा। वह रोते हुए बार बार मिन्नतें कर रहे थे और कह रहे थे, बेटा ऐसा मत कर, तू चाहे तो मुझे भूखा प्यासा रख ले, पर मेरे कपड़े मत उतार, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बड़ी चिंता है खुद की, कभी अपने बेटे का सोचा है? इतनी उम्र हो गई है पर अभी भी इतना खाना खाता है, ऊपर से चोरी भी करता है। स्वयं ने कहा, नहीं स्वयं, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे अपनी चिंता भी नहीं है। वह तो मैं हर रोज़ भगवान से मुझे उठाने के लिए प्रार्थना भी करता हूँ, पर भगवान मेरी सुनता कहाँ है। और मैं बीमार इसलिए भी नहीं पड़ना चाहता क्योंकि एक तो भगवान मेरी सुनते नहीं, दूसरा बिना इलाज के बड़ा तड़पता हूँ। अशोक जी ने कहा। अशोक जी अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और उससे मिन्नतें कर रहे थे। उनका बेटा गुस्से में बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका इलाज नहीं करवाता और करवाऊं भी क्यों? क्या फालतू में पैसे हैं मेरे पास और यह सजा ही आपके लिए ठीक रहेगी? यह कहकर स्वयं ने अशोक जी की कमीज उतार दी और उन्हें ठिठुरते ठंड में आंगन में बिठाकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बेचारे अशोक जी एक तो बुढ़ापे के मारे पहले से ही कांपते थे, ऊपर से रात की ठंडी हवा उनके बदन को कपा रही थी। बेचारे कभी सिमट कर एक जगह बैठ जाते तो कभी आंगन में मौजूद केले के पौधे का पत्ता तोड़कर खुद को ढकने की कोशिश करते, पर उन्हें गर्माहट कहीं से मिल नहीं पा रही थी। और वह रोते रोते कह जा रहे थे, बेटा अब कभी बिना पूछे नहीं खाऊंगा। बहू, मुझे चाहे तो तुम एक हफ्ता भूखा रख लेना, पर अभी अंदर आने दो, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए बेटा, ओ बहू, रहम करो इस बूढ़े पर अशोक जी की बातें किसी ने नहीं सुनी। बेचारे आंगन का गेट खोलकर सड़क पर भागने लगे जिससे कि उन्हें गर्माहट मिले, पर एक बूढ़ा कितना तेज भाग सकता है भला। दौड़ते दौड़ते उन्हें एक पेड़ के नीचे फटी हुई कमीज सड़क पर धूल खाती हुई देखी। उन्होंने उस फटी हुई कमीज को उठाकर झाड़ कर पहन लिया। कमीज इतनी फटी थी कि शायद वह उनके बदन को ढक पाती, पर कुछ भी न होने से बेहतर था कुछ होना। इधर सुबह जब स्वयं और काजल ने दरवाज़ा खोला तो अशोक जी को कहीं न पाकर बड़े खुश हो गए। चलो, लगता है खुद ही चले गए।
अच्छा हुआ बला टही ली, कहीं मर मरा जाए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। इस बुड्ढे ने तो हमारा जीना हराम कर रखा था, पूरा दिन बस खाना और आराम फरमाना, इससे ज़्यादा कुछ करता ही नहीं था। और हाँ, हम इन्हें मारना तो नहीं चाहते थे, पर यह काम इतनी आसानी से हो जाएगा सोचा ना था। काजल ने कहा, हाँ, पर रात को कहाँ गए होंगे, कहीं फिर से वापस ना आ जाए। स्वयं ने कहा, फिर स्वयं और काजल अपनी जिंदगी में मस्त हो जाते हैं। एक दिन अचानक मोहल्ले में बड़ी हलचल थी। काजल ने स्वयं से कहा, पता नहीं आज मोहल्ले में बड़ी भीड़ है, पर मुझे कुछ खास पता नहीं चल पा रहा। आप जाकर पता तो करो आखिर बात क्या है। स्वयं उस भीड़ में जाता है और घबराता हुआ वापस आकर काजल से कहता है, गजब हो गया, सामने वाले तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, वह भी खाली बदन। अब पुलिस आएगी तो पापा को घर पर ना देखकर कहीं हम पर ही शक न करे। जो हुलिया लोगों ने बताया उससे तो वह लाश पापा की ही मालूम पड़ती है। काजल, मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही है। अरे हम तो बुरे फंसे काजल, आप सबसे पहले अपने चेहरे की यह घबराहट निकाल दीजिए, और अगर पुलिस आए तो कह देंगे वह हमारे बेटे से मिलने गए हैं। काजल ने कहा, पर पुलिस अगर रौनक से पूछेगी तब? तुम तो जानती ही हो कि रौनक कैसा है, वह पहले तो पापा वहाँ नहीं है यह बताएगा, ऊपर से दादाजी कहाँ गए यह पूछ पूछ कर हम पर ही चढ़ जाएगा। तुम भी ना ऐसे सुझाव देती हो कि क्या ही कहूँ। स्वयं ने कहा, ठीक है, फिर कह देंगे तीर्थ पर गए हैं और उनकी फ़ोटो दिखा देंगे पुरानी वाली कोई भी। काजल ने कहा, दोनों यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी गेट तक जाने की। तभी स्वयं ने देखा पुलिस को तो उसके तो होश ही उड़ गए, वह और डर से पसीने पसीने होने लगा। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, यहाँ पास ही के तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, और मोहल्ले वालों ने बताया कि आपके पापा जैसे लग रहे हैं वह लाश। तो हम इसलिए यहाँ आ गए। पानी में चेहरा काफ़ी बिगड़ गया है तो पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप लोगों की मदद लेने चला आया। वैसे आपके पापा तो ठीक है ना? पुलिस ने कहा, हाँ हाँ, हमारे पापा जी बिल्कुल ठीक हैं, वह तो अभी 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। यह देखिए उनकी भेजी हुई फ़ोटो। यह कहकर काजल ड्रॉर में से अपना मोबाइल उठाकर अपने मोबाइल को पुलिस के आगे बढ़ा देती है और पुलिस को कहती है, ये देखिए पापा जी की फ़ोटो। चलिए ठीक है, हमें कुछ पता चलेगा तो हम वापस आएंगे। वैसे मोहल्ले वाले बता रहे थे कि इससे पहले आपके पापा कभी इतने दिनों तक बाहर नहीं रहे। पुलिस ने कहा, हाँ, वह क्या है ना, पापा इस बार अपने दोस्तों के साथ गए हैं, वह काफ़ी दिनों के बाद गए हैं। स्वयं ने हकलाते हुए कहा, ठीक है, अभी तो चलता हूँ मैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आऊँगा। पुलिस ने यह कहा और जाने लगी। पुलिस जाने से ही जाने लगे कि तभी स्वयं और काजल का बेटा रौनक, जो बाहर पढ़ाई करता था, वह आकर कहता है, रुक जाइए सर, दादाजी तीर्थ पर गए हैं और उनके पास उनकी फ़ोटो भी है, पर मुझे लगता है यह दादाजी की सालों पुरानी फ़ोटो है, जब दादी जी भी जिंदा थी। यह देखिए, यह फ़ोटो को इन्होंने आपको दिखाया, वह तो आधी है, पूरी फ़ोटो तो मेरे पास है। यह देखिए, यह रही पूरी फ़ोटो। यह कहकर रौनक अपना फ़ोटो पुलिस के आगे बढ़ा देता है, जिसमें अशोक जी अपनी पत्नी शारदा के साथ थे। तो फिर इसका मतलब वह लाश आपके पिता की ही है। अब आप लोग सच बताने का कष्ट करेंगे या फिर हम अपने तरीके से बुलवाएं? पुलिस ने कहा, नहीं सर, हमें नहीं पता पापा उस तालाब में कैसे पहुँचे, हमने उन्हें नहीं मारा, हम तो बस। यह कहकर स्वयं शांत हो गया, जिस पर काजल कहती है, हाँ सर, हमने तो उन्हें बस घर से बाहर निकाला था, पता नहीं वह उस तालाब में कैसे पहुँचे, पर आप लोगों ने उन्हें घर से निकाला ही क्यों था? पुलिस ने कहा, वह तो हम उन्हें बस सज़ा देना चाहते थे ताकि वह आगे से चोरी ना करे। स्वयं ने कहा, अच्छा, तो पापा दादाजी ने क्या चुराया था, जरा मैं भी तो सुनूं। रौनक ने कहा,
रौनक तू चुप रह, तू कुछ नहीं जानता। तेरे दादाजी मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वह जो करते थे उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। कभी घर से पैसे चुराते थे तो कभी सामान। इसलिए हमने उन्हें सजा देने की सोची। स्वयं ने कहा। अपने पिता की बात सुनकर रौनक को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चुप रहा और बोला, नहीं सर, यह लोग झूठ कह रहे हैं। दादाजी बिल्कुल ठीक थे। मुझे पूरा यकीन है उन्होंने ही उन्हें मारा है। आप इन्हें ले जाकर अपने तरीके से पूछताछ कीजिए, यह सब सच बता देंगे। रौनक ने कहा, नहीं रुक जाइए, मैं सब सच बताती हूँ। यह कहकर काजल उस दिन की सारी घटना बता देती है, जिससे रौनक कहता है, दादाजी आप अंदर आइए, उन लोगों ने अब अपना गुनाह कबूल कर लिया है। रौनक के इतना कहते ही अशोक जी पीछे से निकल कर आते हैं। उन्हें जिंदा सही सलामत देखकर तो स्वयं और काजल के होश ही उड़ जाते हैं। पापा आप यहाँ, मतलब फिर उस तालाब में, और यह सब क्या चल रहा है? स्वयं ने पूछा। पापा ठहरिए जरा, सब बताता हूँ, जरा दादाजी को सांस तो लेने दीजिए। उस रात जब आप दोनों ने दादाजी को घर से निकाला था, दादाजी ठंड से बचने के लिए सड़क पर भाग रहे थे, तो शर्मा अंकल ने उन्हें देख लिया था और उन्हें इनकी हालत देखकर वह समझते देर न लगी कि यह आप लोगों की देन है। इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर सब कुछ बता दिया। मैं दौड़ते हुए वहाँ से निकला और तब तक शर्मा अंकल जी को दादाजी पर नज़र रखने को कहा। जब मैं दादाजी के पास पहुंचा तो देखा बेचारे सड़क पर से धूल भरी शर्ट को पहन रहे हैं। सच कहूं, मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जितना तरस मुझे दादाजी पर आ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा आप लोगों पर आ रहा था। मैं चाहता तो तभी आप लोगों के पास आकर इसका जवाब मांगता, पर फिर मैंने सोचा कि आप लोगों ने जो किया है उसके लिए अब कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा सज़ा होनी चाहिए। दादाजी यह आपका गुनहगार है, कहिए क्या सज़ा मिलनी चाहिए इन्हें? रौनक के इतना कहते ही अशोक जी अपने अतीत में खो गए। स्वयं की माँ शारदा जी सजी धजी घर से विदा होने के लिए तैयार थी। अपनी पत्नी शारदा की यूं अकाल मृत्यु का शोक अशोक जी संभाल नहीं पा रहे थे। ऊपर से स्वयं भी छोटा था। आज कई सालों से बीमार चल रही शारदा जी को काल ने अपना ग्रास बना ही लिया। स्वयं सबसे ज़्यादा अपनी माँ से ही जुड़ा था। यूँ अचानक माँ के चले जाने से उसके आंसू का रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सभी ने स्वयं को माँ की ज़रूरत है यह कहकर अशोक जी से दूसरी शादी करने के लिए कहा, पर सौतेली माँ कहीं स्वयं को परेशान न करे, इसलिए उन्होंने अकेले ही स्वयं को पालने का ठान लिया और पाला भी। पर किसे पता था कि जिसके लिए अशोक जी ने कभी तीसरे को अपने बीच आने नहीं दिया, आज वही किसी तीसरे के लिए उन पर इतने अत्याचार करेगा। खैर दोनों बाप बेटे अपनी जिंदगी में जी रहे थे, पर स्वयं को धीरे धीरे अशोक जी से चिढ़ सी होने लगी। अगर वह बीमार पड़ते तो स्वयं घर में कैद हो जाता, कहीं भी जाओ अशोक जी उनकी खबर लेते। यह सब स्वयं को पसंद नहीं आता और इस बात के लिए दोनों में काफ़ी बहस भी होती। फिर एक दिन स्वयं ने अशोक जी से कहा, पापा अब मैं आपकी और इस घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, तो इसलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है। काजल इस घर की जिम्मेदारी को बखूबी संभालेगी। यह तो अच्छा सोचा बेटा, पर जिस लड़की से तुम बात कर रहे हो मुझे भी तो मिलवाओ उससे। आज कितने सालों बाद इस घर में औरत के कदम पड़ेंगे, घर मेरा फिर से स्वर्ग बन जाएगा जैसे तुम्हारी माँ के रहते था। अशोक जी ने कहा, हम कल ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, उसके बाद वह यहाँ ही आएगी, फिर जितना बात करना है कर लीजिएगा, अभी मेल मिलाप करवाने का समय नहीं है। यह कहकर स्वयं वहाँ से चला गया। अगले दिन स्वयं काजल को लेकर आ गया। अशोक जी ने वह सारी रस्में निभाई जो एक सास निभाती है, जिस पर काजल को सोने की जगह कहती है। वाह पापा जी, आपकी हरकतें देखकर तो लग रहा है मुझे यहाँ सासू माँ की कोई कमी नहीं महसूस होगी, तो फिर आपको रसोई का भी सारा काम आता होगा। काजल की इस बात से अशोक जी का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया।
पर वह कहते कुछ नहीं। स्वयं उनसे कहता है, पापा अब यह सब नाटक खत्म हो गया हो तो रात के खाने का इंतजाम कर लीजिए। अब नई बहू आते ही तो रसोई में नहीं जाएगी ना। यह क्या कह रहे हैं आप? आज तो क्या, इनके रहते मैं कभी रसोई में नहीं जाऊंगी। देखो आपने मुझसे यही वादा किया था ना। काजल ने कहा, अरे हाँ बाबा, वैसे भी यह पूरे दिन घर पर और करेंगे ही क्या, तुम्हारे आराम में कोई खलल नहीं आएगी। स्वयं ने कहा। अशोक जी उन दोनों की बातें सुनकर हैरान थे। कहाँ तो वह सोच रहे थे कि सालों बाद घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है और कहाँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातें को सुनने को मिल रही हैं। समय बीतता गया और अशोक जी अपने ही घर के रामू चाचा बन गए। घर का काम हो या बाहर का, उनके जिम्मे ही था। उनकी बीमारी में भी उनको आराम और सेवा नहीं मिलती थी। जब रौनक ने जन्म लिया उसका भी सारा काम वही करते थे। एक दिन की बात है, अशोक जी बाथरूम में फिसल कर गिर गए। उनका सर दीवार पर जा लगा और वह फट गया। खून की धारा बहने लगी। वह खून को हाथ से दबाए हुए काजल के पास आए और कहा, बहू मेरा सर बाथरूम में गिरने की वजह से फट गया है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। काजल ने कहा, आप गिरते पड़ते रहे और हम डॉक्टर के पास भागते रहे, पैसे क्या झाड़ पर लगते हैं। चुपचाप बैठिए, मैं कुछ करती हूँ। पता नहीं भगवान इस मुसीबत को उठा क्यों नहीं लेते। वह बड़बड़ाती हुई काजल अपने कमरे में जाती है और अपना एक दुपट्टा लाकर अशोक जी के सर पर बांध देती है। अशोक जी दर्द से झटपटाते रहे पर काजल को कोई फर्क नहीं पड़ा। अशोक जी पूरे दिन दर्द से यूं ही तड़पते रहे, लेकिन काजल को उनकी स्थिति पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। जब शाम को स्वयं घर आया, रौनक ने उसे सब बताया। नन्हा रौनक तब इतना कहाँ समझता था। रौनक के बताने पर जब स्वयं अपने पिता को देखने गया तो उसके होश उड़ गए। वह पहले अशोक जी को अस्पताल ले गया, फिर उन्हें टाँके लगवाकर घर ले आया और काजल से कहा, पागल हो गई हो क्या, सर फटकर खून निकल रहा था। ऐसे तो सारा खून बहकर वह मर जाते, फिर सोचा है क्या होता। मरता है तो मरे मेरी बला से। इस आफत से परेशान हो चुकी हूँ। इसने करवाया है ना टाँकों पर हमारा खर्चा, अब देखो इससे कैसे वह खर्च वसूलती हूँ। काजल ने कहा। अस्पताल से आकर अशोक जी लेटे थे। इतना खून बह जाने की वजह से काफ़ी कमजोरी थी, पर ना तो उन्हें पूछने स्वयं आया और ना ही काजल। वह भूख से तड़प रहे थे और अंत में थक कर उन्होंने काजल को आवाज़ लगाई और रोटी देने को कहा। रोटी? कौन सी रोटी? जो टाँकों का खर्च हुआ है ना, उससे आपकी 3 दिन की रोटी तो गई। अब 3 दिन सिर्फ पानी पर गुजारा कर बुड्ढे, काजल ने कहा। अशोक जी ने फिर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद भूखे ही वह चल बसेंगे, पर कभी कभी मौत भी आसानी से कहाँ मिलती है। वह अपनी भूख को दबाने के लिए अपना पेट दबाए बैठे थे, तो कभी पूरा जग पानी का पी लेते, तो कभी सोने की कोशिश करते, पर उस बुजुर्ग को राहत कहीं से नहीं मिल पा रही थी कि तभी रौनक चुपके से आता है और दादाजी को दूध का गिलास पकड़ा कर कहता है, दादाजी यह दूध मम्मी ने मुझे दिया है, मैं चुपके से आपके पास ले आया। आपको भूख लगी है ना, जल्दी से पी लीजिए, इससे पहले कि मम्मी को पता चले। रौनक की इस मदद से अशोक जी और बिलखने लगे और अपने कांपते हुए हाथों से वह दूध का गिलास पकड़कर उसे पीने लगते हैं। वह दूध को आधा गिरते आधा पीते। जब गिलास का दूध खत्म हो गया तो वह जमीन पर गिरे दूध को चाटने लगे, जिस पर रौनक कहता है, दादाजी जितने दिन आपकी सजा है मैं इसी तरह आपको दूध दे जाऊंगा, पर ऐसे जमीन का दूध मत चाटिए, आप बीमार हो जाएंगे। बेटा कहते हैं बच्चों की बातें भगवान जल्दी सुनते हैं, तुम भगवान से कहो ना इस बुढ़े को अपने पास जल्दी बुला ले। अशोक जी ने कहा, दादाजी पापा मम्मी बहुत सताते हैं ना आपको, मैं भगवान से यह कहूँगा कि उन्हें सजा दे। रौनक ने कहा। इसी तरह अगले दिन रौनक जब दूध देने आया तो काजल वह देख लेती है और फिर क्या था, उसके लिए भी अशोक जी को स्वयं ने खूब पीटा। धीरे धीरे रौनक बड़ा होता गया और फिर अपने दादाजी के लिए आवाज़ उठाने लगा, इसलिए उसे पढ़ाई के बहाने बाहर भेज दिया स्वयं ने।
रौनक के जाने के बाद इनका वापस से वही रवैया शुरू हो गया। घर पर जो फटे पुराने कपड़े होते वही अशोक जी पहनते, चप्पल भी फटी चिटी, और यहाँ तक कि खाना भी कभी ताज़ा उनको नसीब नहीं होता था। एक रोज़ बर्तन धोते हुए उनसे एक प्लेट गिर कर टूट गई, जिसके लिए काजल ने उन्हें पूरा दिन भूखा रखा। पर जब अशोक जी बर्तन धोने रसोई में गए, स्वयं ने थोड़ी सब्जी फेंक दी थी। बस उसी बची सब्जी को अशोक जी ने मुरमुरे में मिलाकर खा लिया, और इसी वजह से उन्हें चोर कहकर कड़ाके की ठंड में बाहर खड़ा कर दिया और फिर पीटा भी गया। दादाजी कहिए ना, क्या सज़ा देना चाहेंगे आप इन्हें? रौनक ने अतीत में खोए अशोक जी से पूछा, जिससे अशोक जी अपने अतीत से बाहर आए। इन्हें क्या सज़ा देंगे? इन्हें तो कानून सज़ा देगा जो अपने जन्म देने वाले पिता को मारने की कोशिश कर सकता है। इन्हें इस समाज के बीच रहने का कोई हक नहीं है। वहाँ खड़े पुलिस ने कहा, पापा, वह तालाब में किसी की लाश नहीं थी, वह तो हमने इस मोहल्ले वालों के साथ मिलकर एक नाटक रचाया था ताकि आप लोग अपने मुंह से अपने किए का बखान करें। यह तो अच्छा हुआ जो आप जेल जा रहे हैं और आपके रहने का कोई ठिकाना मिला, वरना जब मैं यूँ ठंड में आपको घर से निकालता तो वह और ज़्यादा मुश्किल होता, और शायद तब आपको रास्ते में गिरी कोई फटी हुई कमीज भी ना मिले। रौनक ने कहा। फिर अशोक जी स्वयं के पास जाकर कहते हैं, तूने मुझे ना जाने कितने ही चांटे मारे हैं, पर आज जो चांटा तेरे बेटे ने तुझे मारा है, इसका दर्द शायद ही तू कभी भूल पाएगा। इसलिए मुझे और चांटे मारने की तुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुझे वक्त ने बड़ा ज़ोरदार चांटा मारा है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रौनक ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और पारिवारिक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।